जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर आर एस में का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए। हम लोग का हीट मास ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का हम लोग का क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा था। 195 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 196 नंबर से कंटिन्यू करने वाले हैं और देखें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग का हाल ही में दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो है रिजल्ट आ चुका है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी 70 क्वेश्चन टेक्निकल था, वो हम लोग का क्या था, वो टोटली जो था हम लोग का कास्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ था है। इसलिए उसमें कटअप भी 75 गया है लगभग जनरल में, और 69 जो है ओबीसी में गया है, मैकेनिकल के लिए रहा है। चलिए, जिनको जिनको उसके लिए बहुत बधाई। तो आज हम लोग जो है 196 नंबर से जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आरएससी का चल रहा था, आरएससी सेक्शन शुरू हो गया था हम लोग का, है ना। 195 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, 195 तक हो गया था हम लोग का। 196 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज द रेशियो। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर कंडीशन आया है यहाँ पर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो है हम लोग क्या है, जैसे VARS जो यूज कर रहे थे हम लोग, VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना, VARS। और VCRS अगर मैं बोलूँ तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक, शॉर्ट फॉर्म। तो VARS जो है इसमें हम लोग दो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे, दो रेफ्रिजरेंट, ठीक, अमोनिया और वाटर, NH3 और H2O। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का बात आता है तो इसमें हम लोग तीन रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। अमोनिया और वाटर तो यूज कर ही रहे थे, एक और यूज करेंगे हम लोग, तो वो क्या हम लोग का, वो है हाइड्रोजन, H2, ठीक। तो ये तीन रेफ्रिजरेटर हम लोग जो है यूज करते हैं यहाँ पर एज, मतलब कि इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर के में, ठीक। तो यहाँ पे पूछा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर, COP क्या होता है इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर का। तो COP जो होता है हम लोग का इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर का, वो होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इवेपोरेटर टू द हीट सप्लाइड बाय द गैस बर्नर। बी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर है, ठीक। हम लोग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर केस में जब अगर COP पूछे तो क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द इवेपोरेटर टू द हीट सप्लाइड बाय द गैस बर्नर। बी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 197। इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब VARS का बात बोल रहा है। द कंप्रेसर ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक। बोल रहा है VARS में VCRS के तुलना में कंप्रेसर को रिप्लेस करके वहां पर क्या लगाया गया था। तो वहां पे हम लोग क्या लगाए थे, वहां पे हम लोग लगाया था क्या, एब्जॉर्बर, जनरेटर और लिक्विड पंप। ये तीन चीज जो हम लोग लगाए थे। क्या क्या लगाए थे, एब्जॉर्बर, जनरेटर और लिक्विड पंप हम लोग लगाए थे, ठीक। VARS के तुलना में VCRS को कंप्रेसर को रिप्लेस करके हम लोग का क्या लगाया गया था, तो ये तीन चीज हम लोग का लगाया गया। तो यहाँ पर डी नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट 198 द ड्रायर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिमूव्स मॉइस्चर इन द सिस्टम। ऐसे भी कोई भी चीज देखिएगा तो ड्रायर का फंक्शन हम लोग क्या होता है, वो मॉइस्चर को रिमूव करने का ही है। क्या है, मॉइस्चर को रिमूव करने का ही है। तो ए नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 198 का ए नंबर करेक्ट। आइए नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अमोनिया आफ्टर कंप्रेशन इन अ VCRS वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो वो हम लोग का हो जाता है 70 से 110 डिग्री सेल्सियस। कितना जाएगा, 70 से 110 डिग्री सेल्सियस। कंप्रेशन के बाद में अमोनिया का जो टेम्परेचर होता है हम लोग कितना देता है, 70 से 110 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं, कंप्रेशन के बाद हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर हम लोग का अमोनिया कितना हो जाएगा, 70 से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए 200 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट इसमें सभी सही है, पढ़ के जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का सही है। पहला नंबर, इन अ VARS मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर द कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज अवॉइडेड। रेफ्रिजरेंट का जो है कंप्रेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या किया, कंप्रेसर को रिप्लेस ही कर दिए, कंप्रेसर को हटा दिए हैं। तो वहाँ पे हम लोग कंप्रेस करेंगे कैसे, तो कंप्रेशन जो है अवॉइड कर दिया गया है। सब कूलिंग कैन बी अचीव्ड बाय सर्कुलेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। सब कूलिंग कैसे हम लोग उसमें अचीव करते हैं, तो सब कूलिंग अचीव करते हैं ज्यादा क्वांटिटी को सर्कुलेट, वाटर का ज्यादा क्वांटिटी को सर्कुलेट करके कंडेंसर में, ठीक। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन द वेपर इज ड्रॉन इन द कंप्रेसर सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक एंड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। वेपर कंप्रेशन सिस्टम के केस में यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या होता है, वेपर कंप्रेशन कैसे करते हैं, सक्शन स्ट्रोक केस में हम लोग क्या करते हैं, सक करते हैं और एडियाबेटिकली उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम में, ठीक। तो ये तीनों हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट है 200, ठीक। 201 नंबर से 201 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं।
आइए 201 नंबर क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट नंबर जो डी है यहाँ पर देखिए, है ना, जो करेक्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो गलत है यहाँ पर वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, डी नंबर। उसके बाद जो करेक्ट है वो भी हम लोग पढ़ करके जाएंगे। देखिए डी नंबर क्या है, द इफेक्ट ऑफ अंडर कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज टू इंक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जबकि ऐसा नहीं है। अंडर कूलिंग के केस में जो सीओपी है हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है डी नंबर करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के जाते हैं। तीनों जो स्टेटमेंट है, पहला नंबर है द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर वेरीज कंसिडरबली विद बोथ वेपराइजिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर। परफॉर्मेंस बोल रहा है VCRS केस में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में क्या बोल रहा है कि जो भी परफॉर्मेंस होगा उसका किस पे वेरी करेगा, दोनों पे, वेपराइजिंग और कंडेंसिंग टेम्परेचर दोनों पे वेरी करता है। और फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द यूजफुल पार्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज एट द कंडेंसर। जो भी हम लोग का हीट ट्रांसफर जो होता है कंडेंसर में ही होता है, यूजफुल हीट ट्रांसफर। कंडेंसर में क्या होता है, हम लोग का हीट का रिजेक्शन होता है, और इवेपोरेटर में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इन अमोनिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर नो कंप्रेसर पंप और फैन इज रिक्वायर्ड। ऐसे हम लोग पहले ही जानते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम लोग क्या है, कंप्रेसर को वहां पर हम लोग रिमूव भी कर दिए। ठीक, तो इसके लिए हम लोग का डी नंबर जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा, 201 का डी नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया है। 202 द टेम्परेचर राइज बिटवीन द कंडेंसर आउटलेट एंड एक्सपेंशन वाल्व इन अमोनिया वेपर कंप्रेशन शुड बी लो एज पॉसिबल। ठीक, तो ये ए नंबर यहाँ पर करेक्ट है हम लोग का। ऐसे भी जो टेम्परेचर राइज होता है कंडेंसर आउटलेट या फिर एक्सपेंशन आउटलेट, जितना टेम्परेचर कम रहे वो हम लोग के लिए बढ़िया रहेगा वो सिस्टम के लिए। ठीक, तो ये करेक्ट है। 203 नंबर, इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। अब इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में पूछा है कि अमोनिया जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, या इवेपोरेट किया जाता है, या वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, या हाइड्रोजन इवेपोरेट किया जाता है अमोनिया के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है हम लोग का सी नंबर होगा। अमोनिया जो है इवेपोरेट किया जाता है किसमें, तो हाइड्रोजन में। NH3 जो है इवेपोरेट किया जाए किसमें, तो हाइड्रोजन में। ठीक, सी नंबर यहाँ पर हम लोग करेक्ट होगा, 203 का सी नंबर। ठीक, आइए नेक्स्ट, अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब ए वेपर VARS का पूछा है कोई कि VARS का क्या हो जाएगा, तो गिव्स नॉइजी ऑपरेशन, रिक्वायर्स लिटिल पावर कंजप्शन, कूल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसको कैसे टिक कर सकते हैं, ध्यान में भी रहेगा हमेशा कि VARS हम लोग ने क्या किया, कंप्रेसर को हटा दिया। तो जब कंप्रेसर को हटा दिया, कंप्रेसर ही चलता है तो ज़्यादा आवाज़ करता है, क्योंकि टेम्परेचर और कंप्रेसर को बढ़ाता है, और अंदर जो है बोल सकते हैं एक मोटर भी लगा रहता है, जिसके कारण जो है थोड़ा नॉइज आता है। लेकिन VARS में चूंकि हम लोगों ने कंप्रेसर को हटा दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गिव्स क्वाइट ऑपरेशन। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा उत्तर। ठीक, सिंपली इसको टिक कर सकते हैं। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन हीट फ्रॉम सोलर कलेक्टर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड। तो बोला है जो भी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं VARS में, लेकिन सोलर पैनल के तौर पे, मतलब कि जो भी सोलर के तुलना में सोलर कलेक्टर के तौर में जो यूज होता है, उसमें हम लोग कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, वाटर और किसका, तो लिथियम ब्रोमाइड का। किसका यूज करेंगे, वाटर और लिथियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट के तौर पे जब हम लोग सोलर कलेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 206, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। तो हम लोग जैसा देखे थे VARS और VCRS दोनों का मैंने बताया था डायग्राम पहले भी, है ना, मैं फिर से यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो VCRS में क्या होता था, हम लोग का जो है जो भी हम लोग का वेस्ट हीट है वो बेकार चला जाता था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम लोग का जो है जो हीट जो वेस्ट होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। 207, इन एक्वा अमोनिया कहने का मतलब है, एक्वा मतलब वाटर और अमोनिया NH3 एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इनकम्प्लीट रेक्टिफिकेशन लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन। अब बोल रहा है एक्वा अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इनकम्प्लीट रेक्टिफिकेशन वो किसका मतलब कि कहाँ होता है, वाटर का, तो वो होता है हम लोग कंडेंसर में। ठीक, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। या तो एक बार क्या कीजिए, डायग्राम एक बार फिर से देख लिया, जो भी लेक्चर मैंने पहले बताया है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
ठीक, डायरेक्ट ये देखिएगा तो नहीं पता लग पाएगा। इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट आर रिस्पेक्टिवली। बोला है एक्वा अमोनिया में और लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग का जो है रेफ्रिजरेंट कौन कौन सा यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्वा अमोनिया में, एक्वा अमोनिया का अगर बात करें, एक्वा अमोनिया में हम लोग अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन लिथियम ब्रोमाइड वाटर में वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करते हैं। और अगर एब्जॉर्बेंट का अगर पूछेगा तो एक्वा को हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं। ये एब्जॉर्बेंट का अगर बात करें तो एक्वा यहाँ पर, और लिथियम ब्रोमाइड का यहाँ पर एब्जॉर्बेंट के तौर पर लिथियम ब्रोमाइड। ठीक, तो यहाँ पर पूछा रेफ्रिजरेंट तो अमोनिया और वाटर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, डी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 209 एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड अ डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम। मैंने पहले ही बताया कि सिंगल अगर पूछेगा तो VCRS, डबल पूछेगा VARS, लेकिन 3 अगर पूछ देता है तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर 3 फ्लूइड सिस्टम है हम लोग का, जो कि क्या क्या यूज करते हैं हम लोग NH3 यूज करते हैं, अमोनिया, वाटर तो यूज करते हैं, और एक ऐड क्या हो जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट 210 हाइड्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम सो एज टू डैश द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया पासिंग थ्रू द इवेपोरेटर। अब हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में, उसका पूछा है। तो हाइड्रोजन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्यों, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, किसका, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड ऑफ अमोनिया पासिंग थ्रू द इवेपोरेटर। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में, इसलिए हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन, तीसरा जो वो हम लोग का फ्लूइड सिस्टम है वो हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। द फ्लूइड यूज इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, यही 3 जो है हम लोग जो यहाँ पर जो है फ्लूइड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के केस में। नेक्स्ट 212 इन अ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम में मैंने पहले ही बोला है, एक पहले क्वेश्चन आया था, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर में रेफ्रिजरेंट किसको यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट यहाँ पर मैंने पहले बताया कि वाटर को रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं और लिथियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्बेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, यहाँ पूछा है 212 में इन अ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं और लिथियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्बेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहता है ना। थ्योरी थोड़ा क्लियर रखिए, ब्लॉक डायग्राम क्लियर रखिए, आपका जो है सिंपली कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चंस लगते जाएंगे। 213 नंबर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है रेफ्रिजरेंट का, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी, क्या गुण होना चाहिए एक रेफ्रिजरेंट का तौर पे, वो चीज देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों चीज, यहाँ पर डी नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 214 अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव। तो गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा क्या, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है 214 नंबर पे। इसको सिर्फ स्टेटमेंट में दे दिया, उसको ऑप्शन में दिया था। एक गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, तो एक गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, तो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो होता ही है और लो फ्रीजिंग पॉइंट है हम लोग का, तो ए नंबर है हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 214 का ए नंबर। आइए नेक्स्ट 215 नंबर द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ देखिए अनडिजायरेबल पूछा है कि अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है कोई भी एक रेफ्रिजरेंट का। तो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का क्या है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम लोग का नहीं होना चाहिए कोई भी एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे, हम लोग का क्या होना चाहिए लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट द फ्रेन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर। फ्रेन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट को आप लोग हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो पूछा है, या तो जिसका केमिस्ट्री अगर बढ़िया है तो वो आप इसको जो है सिंपली मार सकते हैं, ये आपको कोई भी एक बोल सकते हैं। आर से कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछ दिया। तो फ्रेन ग्रुप किस में आता है, तो हेलो कार्बन में आता है, तो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत वो आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अभी सबका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी सब पूरा क्वेश्चन आएगा 6-7, उसमें मैं बताता जाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो पहले देखते जाते क्वेश्चन।
तो जो भी रेफ्रिजरेंट जिसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है सभी में से वो किसका है, तो R22 का है। किसका है, R22 का। और जनरली जो अगर मैक्सिमम जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं R12 यूज करते हैं। ठीक, लार्ज इंडस्ट्री में अगर पूछेगा, अगर छोटा छोटा इंडस्ट्री या लार्ज इंडस्ट्री में जहाँ के कम टनेज का यूज करना है रेफ्रिजरेंट, तो हाँ हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं। अभी सब वो सब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आइए, R11 हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, तो करेक्ट है। हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर पूछेगा। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी स्किप कर रहा हूँ। तो 218 का क्या हो जाएगा, R11 हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, तो ये करेक्ट है हम लोग। नेक्स्ट आइए, अ रेफ्रिजरेंट विद द हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर इज, अब हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर अगर पूछेगा तो हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर हम लोग क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, NH3। नेक्स्ट आइए, द मटेरियल ऑफ पाइपलाइन फॉर अ सिस्टम यूजिंग फ्रेन एज ए रेफ्रिजरेंट शुड है, जहाँ पे फ्रेन एज रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो वहाँ पे पाइपलाइन का मटेरियल क्या होगा, तो वहाँ पे पाइपलाइन का मटेरियल क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसी में कि जहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पाइप वहाँ पे हम लोग कौन सा पाइपलाइन यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पर अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मारेंगे अमोनिया के केस में क्या है, स्टील। अगर स्टील नहीं दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं स्टील नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, राउट आयरन जरूर दिया हुआ, राउट आयरन जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, कार्बन परसेंटेज 0.02%। ठीक, तो ये चीज। आइए नेक्स्ट, द मटेरियल ऑफ पाइपलाइन फॉर अ सिस्टम यूजिंग अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट शुड बी कॉपर। ने कॉपर के लिए अभी हम लोगों ने देखा फ्रेन ग्रुप में हम लोग कॉपर यूज करेंगे, या फिर हेलो कार्बन दे तो भी कॉपर यूज करेंगे। लेकिन अगर अमोनिया का पूछे तो ये मैंने बोला स्टील यूज करेंगे या फिर राउट आयरन का यूज करेंगे। 222 नंबर, द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रेन इज डिटेक्टेड बाय। अगर फ्रेन का पूछेगा कि लीकेज कहाँ हो रहा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में, तो तीनों की तरफ हम लोग कर सकते हैं, हेलाइट टॉर्च, सल्फर स्टिक, सोप एंड वाटर, ये तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीकेज चेक कर सकते हैं हम लोग क्या, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक, आइए नेक्स्ट, अगर आप पूछा है क्या कलर क्या होगा फ्लेम का, हेलाइट टॉर्च के केस में, इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रेन रेफ्रिजरेंट विल चेंज इनटू, अगर कहीं लीकेज होगा है ना, और हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हेलाइट टॉर्च का यूज कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्राइट ग्रीन में। अगर चेक कीजिएगा हेलाइट टॉर्च से, है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्राइट ग्रीन हो जाएगा, तो हम लोग को पता चलता है क्या वहाँ क्या है, रेफ्रिजरेंट का लीकेज है, इसलिए वो चेंज किया हो जाता है ब्राइट ग्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्टेड बाय। ओके, इसमें ऑप्शन थोड़ा कट गया है, मैं पहले ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। 224 ये है पहला ऑप्शन जो है हेलाइट टॉर्च, ऑप्शन सेम रहने वाला जो उसमें था फ्रेन ग्रुप में। बी नंबर सल्फर स्टिक, सल्फर स्टिक। सी नंबर सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर। और डी नंबर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, अमोनिया ग्रुप में, फ्रेन ग्रुप में क्या देख सकते थे, किसी तीनों से चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या, अमोनिया का केस में अगर पूछेगा तो अमोनिया के केस में हम लोग सल्फर स्टिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सल्फर स्टिक का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट। अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करने पे कौन सा इसका जो प्रॉपर्टी है सही है, देखते हैं। ऑल ऑफ दीज ही है, लेकिन एक बार हम लोग तीनों जो है पढ़ करके जाते हैं। इट इज टॉक्सिक टू म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हम लोग का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंतर्गत ये हम लोग क्या है, टॉक्सिक होता है। इट रिक्वायर लार्ज डिस्प्लेसमेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कंपेयर टू फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन के तौर पे अगर कंपेयर करें तो इसका जो है लार्ज डिस्प्लेसमेंट टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब कि ठंडा ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू आपका फ्लोरोकार्बन। इट रिएक्ट्स विद कॉपर एंड इट्स एलॉय, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मटेरियल जो है पाइपलाइन का, हम लोग कॉपर ना यूज करके स्टील या फिर राउट आयरन का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर और इसका एलॉय से ये रिएक्ट कर जाता है अमोनिया। नेक्स्ट, द सल्फर स्टिक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट गिव्स व्हाइट स्मोक, तो सही बात है। जब सल्फर स्टिक अमोनिया के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सल्फर स्टिक का ही यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा हम लोग का, जब वो व्हाइट स्मोक पता लगेगा सल्फर स्टिक का, तो हम लोग का पता लगेगा क्या कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट में कहीं ना कहीं लीकेज है वहां पर हम लोग का। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सभी का बॉइलिंग पॉइंट और सभी का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया पूछा है। इसको थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए देखिए, बहुत ही आराम तरीके से देखेंगे, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा अमोनिया का तो -33.3 डिग्री सेल्सियस, कितना जाएगा, -33.3 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट, द डैश पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -77.7 डिग्री सेल्सियस। चूंकि हम लोगों ने क्या यहाँ पर देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया है अमोनिया का, तो जरूर ये तो जब बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -33.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो जरूर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -77.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ध्यान रखने का यह बात है कि अगर ये लगभग ट्वाइस है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं अमोनिया केस में कि हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग का कम है ना, -77.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आइए नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, -78.3 डिग्री सेल्सियस, -78.3 डिग्री सेल्सियस, डी नंबर करेक्ट है, ठीक। CO2 का कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, -78.3 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे फ्रीजिंग पॉइंट, अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो होता है हम लोग का -56.6 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, -56.6 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट पूछा था कितना हो जाएगा, -78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R12। R12 का अभी हम लोग जो है फ्रीजिंग पॉइंट नहीं देखे हैं, लेकिन अगर CO2 का बात किया जाए, CO2 का हम लोगों ने देख लिया कितना है हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट, तो -56.6 डिग्री सेल्सियस। और अगर R12 का बात करें, R12 का अगर फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो लगभग -138 डिग्री के होता है करीब करीब, तो दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, 230 का बी नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डैश इज -10.5 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा, बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा हम लोग का, -10.5 है ना, -10.5 डिग्री सेल्सियस। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पूछे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग क्या होता है, -75.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, -75.2 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो -10.5 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो -75.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अभी मैंने बताया -75.2 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R12 इज अबाउट -30 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा R12 का, -30 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग का करेक्ट उत्तर है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट R12 कितना हो गया, -30 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, FP फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो कितना हो जाएगा, -138.2 होता है या 38.6 होता है, इसी तरह से 135.8 होता है, ठीक, 135.8, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 डी नंबर होगा, यहाँ पर डी नंबर कट गया ऑप्शन, डी नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, -135.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा R12 का, -135.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और अगर वही बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो हम लोग का -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आइए नेक्स्ट, 234 नंबर, अच्छा सेम क्वेश्चन है, वो कट गया था क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 234 का डी नंबर -135.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको थोड़ा क्या कीजिएगा, एक टेबल के फॉर्म में सभी का जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन नहीं हो एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर NH3 का बात करें, अमोनिया का हम लोगों ने कितना देखा, -33.3 डिग्री सेल्सियस, कितना था, -33.3 डिग्री सेल्सियस अमोनिया का था। CO2 का अगर बात करें, CO2 कितना था, -78.3 डिग्री सेल्सियस, कितना, -78.3 डिग्री सेल्सियस। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट -10.5 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा इसी का है,
ठीक, -10.5 डिग्री सेल्सियस। अगर जो एक R12 बच गया है और R12 का हम लोगों ने क्या देखा था, तो -30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो सबसे कम किसका हो रहा है, सबसे कम हम लोग का -78.3 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये चूंकि माइनस में है इसलिए जो जितना नज़दीक है वो हम लोग का उतना ही ज़्यादा है, और जो जितना ज़्यादा है वो उतना ही कम है। ठीक, तो 235 का ऐसे। R12 हैज द डैश फ्रीजिंग पॉइंट, तो R12 का सबसे कम जो है लोएस्ट हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। R12 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हम लोगों ने देखा था, -135.8 डिग्री सेल्सियस, -135.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए, सल्फर डाइऑक्साइड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अच्छा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वहाँ पे पूछता क्वेश्चन कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है तो वो टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे पूछा है क्या हम लोग का कि सबसे कम है, क्या सबसे कम है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो नहीं, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे हाईएस्ट रहता तो हम लोग यस इसको टिक कर देते। 238 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इस कंडीशन में हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग का पूछा गया है 238 में कौन सा रेफ्रिजरेंट का होगा। तो देखिए अमोनिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम लोग का वो कितना है, -77.7 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -77.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर नेक्स्ट अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, जो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है, बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा इंटरनेट से या बुक से कहीं देखा था, वो कितना है, -56.5 डिग्री सेल्सियस। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें, अगर किसका बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, -75.2 डिग्री सेल्सियस, -75.2 डिग्री सेल्सियस। एक बच गया R12, तो R12 का जो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ हम लोगों ने क्या देखा था, -135.8 डिग्री सेल्सियस, -135.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो देख लीजिए यहाँ पे कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आ रहा है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग का आ रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाई टॉक्सिक एंड इनफ्लेमेबल। कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो हाईली टॉक्सिक भी है और इनफ्लेमेबल भी है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा। क्या है, अमोनिया आ जाएगा। अमोनिया केमिकल फार्मूला क्या है, NH3, ये भी ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कलरलेस है, ओडरलेस है और नॉन फ्लेमेबल है, तो डी नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा। 240 का डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 41 R12। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हम लोग का कलरलेस, ओडरलेस और नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक सॉरी, नॉन फ्लेमेबल है। यहाँ पे पूछा R12 का, तो R12 हम लोग का नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल दोनों है। ठीक, तभी जो है रेफ्रिजरेंट का एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, है ना, उसका केमिकल फार्मूला देख लीजिएगा, है ना, कौन सा उसका नाम दिया गया है, और उसके बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। और अगर ज़्यादा देखना है तो उसका कहाँ कहाँ यूजेज है हम लोग का वो देख लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो जब भी मैं सभी टॉपिक के रिगार्डिंग बनाने वाला हूँ, है ना, वो भी देख लीजिएगा, अभी अपकमिंग वीडियोज में है वो सब, है ना। 242 नंबर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, तो करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है टॉक्सिक है लेकिन नॉन फ्लेमेबल है, ज्वलनशील नहीं है। नेक्स्ट आइए, द रेफ्रिजरेंट यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में मैंने पहले ही बताया था जब R12 आया था, आप लोगों को ध्यान होगा। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, R12 यूज करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 244, इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इज R12। तो एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम लोग R12 थोड़ी यूज करते हैं, हम लोग अमोनिया यूज करते हैं। ठीक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आइए, इन लार्जर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन। मैंने पहले बोला था कि जब भी हम लोग का क्या हो जाएगा, लार्जर इंडस्ट्री या कॉमर्शियल बेस पे बोलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अमोनिया यूज करेंगे। कब, जब हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं तब। वो भी ध्यान देना कि हम लोग का कंप्रेसर कैसा यूज होता है। दो तरह के कंप्रेसर यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल। रेसिप्रोकेटिंग हम लोग का लो टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन है और सेंट्रीफ्यूगल हम लोग का हाई टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन है। एक लो डिस्प्लेसमेंट देता है, एक हाई डिस्प्लेसमेंट देता है। लो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, हाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का है।
246 द रेफ्रिजरेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स डैश पावर रिक्वायरमेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हाई ऑपरेटिंग प्रेशर। बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेफ्रिजरेंट है वो वाइडली यूज नहीं किया जाता, क्यों? तो इसका जो है हाई पावर रिक्वायरमेंट के कारण, पावर मतलब कि जो भी कंजप्शन है पावर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के और भी अदर मुकाबले की तुलना में। जो भी R12 है, R22 है, अमोनिया है, ये सब रेफ्रिजरेंट की तुलना में। ठीक, चूंकि इसका जो है हम लोग का सब लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हम लोग का ज़्यादा पावर कंजप्शन खाता है पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन के केस में। 247 द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन अ स्मॉल टनेज कमर्शियल मशीन हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इज। अब देखिए यहाँ पे हर्मेटिकली सील्ड यूनिट पूछा है। हर्मेटिकली सील्ड यूनिट क्या होता है? वो पूरा पैक रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं अंदर। ठीक, जैसे कंप्रेसर भी क्या था, दो तरीके का आता है, एक ओपन रहता है, एक हर्मेटिकली सील्ड रहता है। हर्मेटिकली सील्ड जो है ना, आपको कंप्रेसर दिखेगा नहीं, वो पूरा डब्बा में एक पैक रहता है, पूरा सील्ड रहता है वो। ठीक, वो अंदर वो बोल सकते हैं थोड़ा नॉइज भी कम क्रिएट करेगा, थोड़ा पैक रहता है, उसी को बोलते हैं हर्मेटिकल सील्ड। तो बोला द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन अ स्मॉल टनेज कमर्शियल मशीन, वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, 248 द ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर रेफ्रिजरेंट यूनिट यूजिंग R12 एज रेफ्रिजरेंट इज। तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है जहाँ पे R12 या रेफ्रिजरेंट के यूज पे कर रहे हैं, वहां पे जो हम लोग का प्रेशर होता है वो 8 बार का होता है, वो ध्यान देना है। 249 R12 इज जनरली प्रीफर्ड ओवर R22 इन डीप फ्रीजर सीन्स। अब बोल रहा है कि R12 को हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं R22 के तुलना में? कहाँ? डीप फ्रीजर के, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को जमाना हो। क्यों? क्योंकि इट इज मिसिबल विथ ऑयल ओवर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या ऑयल के साथ ये घुलनशील है, मिसिबल है ना, मिल जाता है ना, लार्ज टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि 195 से रुक गया था, 55 क्वेश्चन हो गया। और उधर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा कंफ्यूजन है, वो आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, एक टेबल बना करके रखिए उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एडवाइस अगेंस्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट सीन्स। बोल रहा है क्या? जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो जो है क्या करता, बोलता है कि रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने के लिए नहीं बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या करता है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक, ओजोन लेयर को क्या करता है, खत्म करने का काम में लाता है। इसलिए क्या बोलता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कि क्लोरोफ्लोरो ये कार्बन रेफ्रिजरेंट को नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करता है ओजोन लेयर के साथ। तो ये डी नंबर करेक्ट है। तो 250 का डी नंबर करेक्ट होगा हम लोग का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 40 to 50 क्वेश्चन मैं सोचता हूँ करवाऊँ, है ना, हमेशा, ताकि वो बढ़िया भी रहेगा। 30-35 मिनट्स में हो जाती है। ठीक, बाकी जो है इसमें अभी 400 क्वेश्चन है टोटल, अभी 150 क्वेश्चन और बाकी है। शायद तीन वीडियो अभी बनेगा इस पर, 3 लेक्चर्स अभी और होगा इसका, है ना। तब तक के लिए इसको जो है रिवीजन कीजिए 250 नंबर क्वेश्चन तक। इसके बाद जैसा कि मैंने बोला हुआ है ना, HMT और RSC खत्म होने के बाद मैं सीधा जो है जंप करूँगा किसमें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मटेरियल में। ठीक, वो 3 भी हम लोग का क्या है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में, जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उसमें क्या किया गया था, 70 का 70 टेक्निकल क्वेश्चन जो हम लोग कास्टिंग से पूरा पूछ दिया गया था। ठीक, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा क्या कि वर्कशॉप का कितना हम लोग वहाँ पे महत्व है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।